हेलो एवरीबॉडी, आज अपन बात करेंगे चालकत्व C और विशिष्ट चालकत्व कप्पा और एक आपकी मोलर चालकता लैम्डा एम। इन पर तनुता का प्रभाव पड़ते हैं। देखो, तनुता का मतलब ये हो गया कि आपके पास में कोई पदार्थ जो दिया हुआ है, विद्युत अपघट्य दिया हुआ है। विद्युत अपघट्य मतलब जो अपने आयनों में टूट सके, उसमें तुम्हें और ज़्यादा विलायक मिला करके, जैसे जल विलायक के रूप में मिला करके उसका आयतन बढ़ा देते हो, जिससे उसकी सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं तनुता, मतलब पतला करना। सामान्य अपनी भाषा में अपन कहें कि साहब थोड़ा गाढ़ा था, पानी मिलाया और पतला हो गया, ये हो गया तनुकरण हो गया। अब अपन क्या कहते हैं कि ऐसा करने से, मतलब विलयन को तनु करने से, मतलब गाढ़ा है वो तो उसको थोड़ा पतला करने से, यानी कि थोड़ा सांद्र है तो उसको कम सांद्र करने पर उसकी चालकत्व पर और उसके विशिष्ट चालकत्व पर और मोलर चालकताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारे पास में कोई विद्युत अपघट्य है और उस विद्युत अपघट्य में हमें पता है कि उसकी जो चालकत्व जो होती है वो उसके आयनों के समानुपाती होती है। मतलब कि यहाँ पे विद्युत अपघट्य उसे कहेंगे जो अपने आयनों में टूट जाए। जैसे कोई विद्युत अपघट्य AB है तो वो A+ और B- आयनों में टूट जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्य। अब अगर आप इलेक्ट्रोड लगा करके विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो यहाँ विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इन आयनों के द्वारा होगा। मतलब आवेश का प्रवाह करने का काम कौन करेंगे? ये आयन करेंगे। कौन करेंगे? आयन करेंगे। तो अब अगर ये आयन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा आवेश का प्रवाह होगा, मतलब उतनी ज़्यादा उसकी चालकत्व होगी। तो जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? चालकत्व होगी। तो हम कह सकते हैं कि चालकत्व जो है वो समानुपाती होता है किसके? तनुता के। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इसमें जल और ऐड करते जाओगे तो तनुकरण करने पर ये विद्युत अपघट्य, जो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, वो क्या करेंगे? अपने आयनों में और टूटते जाएंगे और नए नए आयन बनते जाएंगे। मतलब A+ B- में टूटते जाएंगे। जो अवियोजित है वो वियोजित होने लगेंगे अपने आयनों में, और जितने ज़्यादा वियोजित होंगे, जितने ज़्यादा आयन बनेंगे, आवेश को ले जाने वाले, विलयन में आवेश का प्रवाह करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे चालकत्व बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप तनुकरण करो, आयनों की संख्या बढ़ेगी। आयनों की संख्या बढ़ने पर चालकत्व भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक बात आती है कि इकाई आयतन में आयनों की संख्या, इकाई आयतन में मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सेमी क्यूब आयतन है। एक सेमी क्यूब आयतन में जितने आयन पहले मौजूद थे, अब आप तनुकरण कर रहे हो तो आयतन क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। और पदार्थ विद्युत अपघट्य तो उतना ही है। मतलब विद्युत अपघट्य जो आपने ले रखा है उसकी मात्रा नहीं बढ़ रही है। आप जल मिला रहे हो, तनुकरण कर रहे हो, वैसे वैसे आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आयतन के बढ़ने से हाँ माना आयनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाएगी। जैसे इस कमरे में, इस क्लास में जो है अभी 10 स्टूडेंट बैठे हैं। अगर वो पहले तो 10 ही हैं, लेकिन अगर आप उसमें उन्हीं 10 को एक बड़े हॉल में बिठा दो, मतलब आयतन बढ़ा दो, तो है तो वो 10 ही। लेकिन अब होगा क्या कि पहले 10 बच्चे जो छोटे रूम में बैठे थे वो तो थोड़े सघन पास पास में होंगे, तो एक ही आयतन में उनके आयनों की संख्या, यानी उन स्टूडेंट की संख्या कम होगी। और जब बड़े कमरे में उनको उन्हीं 10 को ही बिठा दोगे तो अब वो दूर दूर बैठेंगे, तो इकाई आयतन में उनकी संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक वही बात है कि पहले आयतन कम था, पदार्थ उतना ही था, लेकिन जैसे जल मिलाया आयतन बढ़ा दिया, अभी भी पदार्थ तो उतना ही है। तो उस वजह से क्या होगा? इकाई आयतन में आयनों की संख्या
कम हो जाएगी और इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम होने पर विशिष्ट चालकत्व जो है, विशिष्ट चालकत्व जो है वो तनुता के क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। लेकिन एक बात बताओ कि चलो मान लिया कि आपने जल मिलाकर के आयतन बढ़ाया, आयतन बढ़ाने की वजह से तनुता हो गई, तनुता करने की वजह से इकाई आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई, जिससे विशिष्ट चालकत्व घट गई, क्योंकि विशिष्ट चालकत्व कहते ही इकाई आयतन में आयनों की संख्या के द्वारा उत्पन्न चालकता को है। तो भाई ये तो बात है, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि जल मिलाने से ओवरऑल आयनों की संख्या कम से कम ये भी तो हो रहा है ना साथ ही साथ में कि जो अवियोजित था वो वियोजित होने लगे, यानी नए नए आयन बनने लगे और नए नए आयन के नए आयन बनने की वजह से एटलीस्ट आखिरकार आयनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो चालकत्व जो विशिष्ट चालकत्व जो होगी वो तनुकाता के साथ में इतनी घटेगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं घटेगी, क्योंकि ओवरऑल तनुता करने से आयनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो ये जो है वो तनुता पर इन चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व का प्रभाव पड़ता है। अब अपन बात पढ़ते हैं मोलर चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको एक नई हेडिंग में पढ़ते हैं। देखो उसको इस हेडिंग में, तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता, इस पर बात करना चाह रहे हैं। देखो पहली बात तो यह है अनंत तनुता का मतलब क्या होता है। अनंत तनुता का मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई विद्युत अपघट्य है, जैसे आपने इसमें कोई विद्युत अपघट्य ए बी ले रखा है जो ए प्लस और बी माइनस में टूटता है, ए प्लस और बी माइनस आयनों में टूटता है। इस विद्युत अपघट्य में तुम और बाहर से विलायक मिलाते हो, मैं विलायक की तरफ विलायक के तौर पे जल इसमें मिला देता हूँ। जल में मिलाता हूँ तो इसका आयतन बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने आयनों में और टूटने लगता है, यानी जो वियोजित नहीं हो रखा है वो भी वियोजित होने लग जाते हैं और नए आयनों की संख्या बढ़ जाती है। फिर आप और पानी मिलाते हो तो और जो अवियोजित रूप है इसमें, यानी वो अणु जो टूटा नहीं है वो और इसमें टूटने लग जाता है। आप इसमें और पानी मिला देते हो तो और ये अवियोजित रूप जो है वो वियोजित होने लगता है अपने आयनों में। आप और पानी इसमें मिला देते हो और इसमें अवियोजित है जो और अपने आयनों में वियोजित होने लगता है। ऐसे तो चलता रहेगा। हाँ, और आपको तब तक करना है जब तक आप क्या करो कि अब अगर और एक बूंद भी मिला दी ना आपने तो और नया आयन नहीं बनेगा। मतलब आप वहां तक तनु कर दो, वहां तक जल मिला करके इसको तनु करते जाओ जब तक कि इसके आयनों का वियोजन अब और अधिक नहीं हो, या यूं मैं कह दूं कि जितने आयन वियोजित होने थे वो सारे वियोजित हो गए। यानी कि ऐसी तनुता उतनी तनुता जिस पर इस AB पदार्थ का 100% अपने आयनों में वियोजन हो जाए, आयनों में टूट जाए, आयनन हो जाए, तो ऐसी तनुता को अनंत तनुता कहते हैं। तो यहाँ अनंत तनुता का तात्पर्य क्या है कि ऐसी तनुता जिस पर विलयन में उपस्थित कोई भी और ऐसा आयन नहीं है जिस जो वियोजित ना हो, 100% वियोजन हो जाता है। जैसे कुछ विद्युत अपघट्य है, जैसे आपके KCl हो गए, KCl है, Na2SO4 है और CH3COO अन्य है, कि पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम एसीटेट है। ये ऐसे लवण हैं, इनमें हम क्या करते हैं, सामान्यतः इनकी जब तनुता करते हैं तो इनकी चालकता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, KCl के लिए 0.1 मोल कंसंट्रेशन अगर हो, इसकी सांद्रता 0.1 मोल कंसंट्रेशन हो, तो इसकी मोलर चालकता जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा m से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, इसकी मोलर चालकता जो होती है वो 129 होती है। लेकिन जैसे ही आप इसको तनु करते हो, मतलब तनु कितना कर दें, इतना तनु कर दें कि इसकी सांद्रता 0.01 m हो जाए, तो इसकी मोलर चालकताओं का मान 146.9 तो जो हो जाती है। ये चालकता और ये चालकता, अब मतलब इस सांद्रता पर चालकता, मोलर चालकता जिसको हमने लैम्डा m से प्रदर्शित किया है, और तनुकरण करने पर अनंत तनुता पर इनकी चालकता 146.9 हो गई। तो इन दोनों को जब पर तुलना करते हैं तो इनमें कोई ये ज्यादा परिवर्तन नहीं है, ये थोड़ा ही परिवर्तन माना जाता है। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा या लैम्डा इन्फिनिटिव या लैम्डा m इन्फिनिटिव से प्रदर्शित करते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता को लैम्डा से, मोलर के लिए m
और अनंत तनुता के लिए लेमडा का यहाँ पे इनफाइनाइट का अनंत का साइन आ गया। तो यहाँ पे इसकी 0.1 m KCl के लिए ये 0.1 m सांद्रता पर तो इसकी चालकता है 129, लेकिन 0.001 m जो कि बहुत ही कम सांद्रता है, यानी बहुत ज्यादा इसको तनु कर दिया आपने, बहुत ज्यादा इसमें जल मात्रा मिला दी, तो भी इसकी चालकता सिर्फ 146.9 हुई है, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है। इसकी बजाय अगर आपके पास में एसिटिक एसिड हो, यानी CH3COOH हो, CH3COOH हो, अगर इसकी बात करें तो इसकी 0.1 m कंसंट्रेशन पर, 0.1 m सांद्रता पर इसकी जो मोलर चालकता है वो 5.2 होती है मोलर चालकता लेमडा m। लेकिन अगर आप इसकी कंसंट्रेशन कर दें 0.001 तो इसकी मोलर चालकता 5.2 से बढ़कर के आपकी हो जाएगी 49.2 के करीब हो जाएगी। कितनी? 49.2 हो जाएगी। ये परिवर्तन यानी कि CH3COOH का 0.1 m कंसेंट्रेशन पर तो 5.2 हुआ, लेकिन अगर आपने CH3 का 0.001 m कंसेंट्रेशन पे देखा तो मोलर चालकता 49.2 होगी। ये बड़ा परिवर्तन है। तो ऐसे पदार्थों को तो बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य, और ऐसे पदार्थ जिनमें हमने तनुता की लेकिन चालकताओं पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे पदार्थ कहलाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। तो KCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है जो हर सांद्रता पर, कम सांद्रता पर या ज्यादा सांद्रता पर इनकी चालकताओं में ज्यादा हमने अंतर नहीं देखा। लेकिन कुछ दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे CH3COOH है, इनके लिए हमने देखा कि कम 0.1 m सांद्रता है, तब तो क्या है इसकी चालकता 5.2 है, और तनुकरण करके यानी पानी और मिला दोगे तो सांद्रता कम हो जाएगी, पतला हो जाएगा, गाढ़ा नहीं रहेगा, यानी 0.001 m सांद्रता कर दी जाए तो चालकता इनकी 49.2 हो जाती है, जो कि बड़ा परिवर्तन है। तो ये होती है मोलर चालकता। ध्यान रखना, अनंत तनुता किसे कहते हैं? ऐसी इतनी तनु कर दो विलयन को, पदार्थ को, कि उसकी चालकताएं स्थिर हो जाए, यानी अब उसकी इतना तनु कर दो कि उसका वियोजन अब और अधिक अपने आयनों में ना टूटे, जितने आयनों में होना था उसका 100% वियोजन हो गया। तो ऐसी चालकता को हम क्या बोलते हैं? अनंत तनुता कहते हैं, और अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, जिसको लेमडा इनफाइनाइट या लेमडा m इनफाइनाइट से प्रदर्शित किया जाता है। बोलो भाई, बात समझ में आई? ये है। एक कोलराउस नाम का वैज्ञानिक आया, कोलराउस नाम का, उसने 1875 में एक तो लेमडा m और √c के बीच में एक आरेख खींचा, और वो आरेख ये था कि जैसे KCl के लिए एक सीधी रेखा आई, और इसी तरह से आपके AgNO3 के लिए खींचा उसने, इसी तरह से AgNO3 के बाद में उसने खींचा Na2SO4 के लिए, और Na2SO4 के लिए भी सीधी रेखा आई, और एक CH3CuSO4 के लिए उसने रेखा खींची। फिर उसने देखा कि ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, इनके लिए लेमडा m मतलब मोलर चालकता और √c के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसकी बजाय अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य लें, जैसे CH3COOH लें, तो उसके लिए सीधी रेखा ना आकर के अरेखीय वक्र आपको प्राप्त होता है, ग्राफ प्राप्त होता है। इसीलिए इसी तरह से अमोनिया है, उसके लिए भी आपको सीधी रेखा प्राप्त ना होकर के अरेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। मतलब क्या हुआ कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, जैसे ये प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए इनके लिए जो आरेख आ रहे हैं वो तो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि सांद्रता का मोलर चालकता पर प्रभाव नहीं है, पैरेलल है, समानांतर चल रही है, मतलब इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये दुर्बल है, ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है CH3COOH, इन पर जो है सांद्रता का मोलर चालकताओं पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए ग्राफ बदल रहा अपना डिजाइन, यानी रेखीय प्राप्त, समानांतर ना होकर के एक अरेखीय ग्राफ आपको प्राप्त होता है। तो ये कोलराउस ने एक इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों के लिए है। किस किस के बीच में रिलेशन है? लेमडा m और √c के बीच में संबंध है, और इन संबंधों के आधार पर उसने एक सूत्र स्थापित किया। लेमडा c बराबर, उसने एक सूत्र दिया, लेमडा इनफाइनाइट माइनस b√c। ये कोलराउस ने एक सूत्र दिया इस आरेखों के निष्कर्ष के आधार पर। लेकिन हुआ यह कि इस सूत्र का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है,
मतलब कोई पारिभाषिक, कोई सैद्धांतिक, कोई इसके पीछे और कोई सिद्धांत दिया हुआ हो, ये कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, एक ऑनसेंगर नाम का साइंटिस्ट आया और उसने ऑनसेंगर ने क्या किया, इसी सूत्र को एक गणितीय रूप दिया। और वो गणितीय रूप ये था, लेमडा सी बराबर लेमडा इनफाइनाइट अनंत अनुता पर चालकता माइनस 82.48 अपॉन डी टी की पावर 1/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 डी टी की पावर 3/2 लेमडा इनफाइनाइट और फिर बाहर अंडर रूट सी। ये एक इतना बड़ा एक सूत्र दिया इसने, किसने, ऑनसेंगर ने। इसी को सुधार करके ये इसने गणितीय रिप्रेजेंटेशन किया, मतलब कैलकुलेशनों के आधार पर उसने, कुछ मैथ्स के आधार पर उसने ये सूत्र बनाया। और फिर उस सूत्र को हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम कहेंगे लेमडा सी क्या है, मान लो एक बार के लिए कि लेमडा सी क्या है, तो आप बोलोगे सी सांद्रता पर चालकता। लेमडा अनंत क्या है, तो आप कहेंगे अनंत अनुता पर मोलर चालकता। डी क्या है, डी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, विलायक का परावैद्युतांक। और टी ताप है, और नीटा ये विलायक की विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी है, ये श्यानता है। और लेमडा और ये अंडर रूट सी जो है वो सी सांद्रता ही है। इस सूत्र में अगर मान लीजिए इस इतने इतने की जगह हम स्थिरांक ए और स्थिरांक बी प्रदर्शित कर लें, यानी इस सूत्र को ए और बी स्थिरांक से व्यक्त करें, तो ये सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इस इतने की जगह ए लिख दें और प्लस इस इतने वैल्यू की जगह अपन बी लिख दें, तो यहाँ पे बच जाएगा लेमडा इन्फिनिटिव और बाहर बच जाएगा अंडर रूट सी। हम ऐसे भी इस सूत्र को लिख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से ये ऑनसेंगर ने प्रदर्शित किया इस। और फिर उसने क्या किया, ये जो आरेख है इसके 3 निष्कर्ष निकाले। इस आरेख के क्या निकाले, 3 निष्कर्ष निकाले। पहला ये निष्कर्ष निकाला कि परबल विद्युत अपघट्य जैसे KCl परबल है, AgNO3 परबल है, CuSO4 परबल है। पहला निष्कर्ष ये निकाला कि इनकी सांद्रता पर मोलर चालकताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम इनको आगे तक बहिर्वेशित नहीं कर सकते हैं इनको। और दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उनकी तो सीधी रेखा प्राप्त होती है सांद्रता पर, और दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए अरेखीय ग्राफ आपको मिलता है। यानी इसके लिए तो रेखीय ग्राफ मिलेगा और उसके लिए क्या मिलेगा, अरेखीय ग्राफ मिलेगा। तीसरा उसका यह संबंध था कि अल्फा, अल्फा है वियोजन की मात्रा, मतलब कितने वो अपने आयनों में टूट गया उसकी मात्रा। और वो अल्फा बराबर उसने लिखा, अल्फा बराबर लेमडा सी बटा लेमडा इनफाइनाइट का एक सूत्र दिया। वो ये था कि सी सांद्रता पर चालकता बटा अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं का अनुपात अगर निकाल लें तो हमारे पास में वियोजन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। ये इस आरेख के निष्कर्ष थे। तो यहाँ पे अपन ने कोलराउस के बारे में उसने जो अपनी इनिशियल स्टडी में ये कहा वो अपन ने इसके बारे में देखा। एक बार फिर से देखो कोलराउस ने क्या कह रखा है। दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए उसने एक लेमडा एम और अंडर रूट सी के बीच आरेख खींच करके ये आरेख बनाया और फिर ये सूत्र दिया। इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। तो ऑनसेंगर ने 1923 में ये उसने एक सूत्र गणितीय रूपों के आधार पर यह सूत्र दिया जिसमें इन वैल्यूज का मान जो है स्थिरांक होती है, जिनको ए और बी से लिखने पर आपको ये इस टाइप का ऑनसेंगर फॉर्मूला प्राप्त होता है। फिर इस ग्राफ के 3 निष्कर्ष थे। पहला कि इसको अपन प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे ये प्रबल विद्युत अपघट्य इनके लिए सीधी रेखा प्राप्त होती है, जबकि दुर्बल के लिए अरेखीय ग्राफ प्राप्त होता है। प्रबल को हम 0 तक बहिर्वेशित नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, छोड़ नहीं सकते इनको 0 तक ले जाकर के भाई कहाँ तक हो जाएगा वो नहीं कर सकते। तीसरा उसने अपने क्या कहा कि अल्फा यानी वियोजन की मात्रा, कितने आयन वियोजित हुए हैं, तो वो अपन निकाल सकते हैं कैसे, सी सांद्रता पर यानी किसी दी गई सांद्रता पर चालकता और बाद में आप उसको तनु करके अनंत तनुता कर दो, मतलब इतनी तनुता कर दो कि चालकता और अधिक बढ़े नहीं, तो उस चालकता पर अनंत तनुता, इन दोनों का अनुपात अगर ज्ञात निकाल लोगे तो आपके पास में अल्फा आ जाएगा। अल्फा है वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कि कितने आयन बने हैं, इसके बारे में हम पता लगा लेंगे। तो ये 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कोलराउस के नियम में। अब आगे कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम। अभी आपने एक चीज़ देखी कि जो कोलराउस ने ये आरेख बनाया जिसमें प्रबल के लिए तो ऐसे अरेखीय प्राप्त हो रहे थे लेमडा एम
और √c के साथ में संबंध बना करके अपन ने ये दिया कि इसके लिए तो हम यूँ कह रहे हैं सर लगभग रेखीय ग्राफ प्राप्त हो रहे थे, लेकिन दुर्बल के लिए आप देख रहे हो ऐसे इस टाइप से अरेखीय ग्राफ प्राप्त हो रहे थे। ये तो दुर्बल के लिए थे और ये प्रबल के लिए थे। तो प्रबल के लिए तो हम पता है कि इस तरह से अरेखीय ग्राफ प्राप्त होते हैं, और प्रबल के लिए एक सूत्र भी दिया गया, हम कह सकते हैं कि हम उनकी मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं आरेखों के निष्कर्ष से, मतलब वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं अब λc/λ अनंत करके। लेकिन दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए भी उसने कहा कि आप अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि कैसे ज्ञात करें, तो उसके लिए उसने क्या किया कि एक नियम दिया जिसको अपन बोलते हैं स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ये नियम क्या कहता है कि चाहे कोई भी वैद्युत अपघट्य हो, जैसे कोई भी विद्युत अपघट्य और अगर उसकी आपको λm अनंत निकालनी है, λm अनंत का मतलब क्या होता है, अनंत तनुता, अनंत का मोलर चालकता, लैम्डा का मतलब चालकता और λm का मतलब मोलर चालकता, अनंत का मतलब अनंत तनुता पर। तो अनंत तनुता पर किसी भी पदार्थ की मोलर चालकता जो होगी वो किसके बराबर होगी, तो ये कहा गया कि एक तो उस पदार्थ में धनायन होगा, उसकी मोलर अनंत तनुता पर चालकता, तथा एक ऋणायन होगा, उसकी अनंत तनुता पर चालकता, इन दोनों के योग के बराबर होगी उसकी कुल मोलर चालकता, उस पदार्थ की मोलर चालकता। जैसे मैं आपको एक ऐसे उदाहरण लेके समझाऊं कि MgCl2 है आपके पास में, या यूं मान लो KCl ले लेते हैं, जैसे KCl है। अब आपको लिए KCl के लिए आप बताओ λm अनंत कितनी होगी, मतलब अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी होगी। तो बताओ KCl में कौन कौन से आयन है, एक K+ और एक Cl- है। तो K+ धनायन की चालकता और Cl- ऋणायन की चालकता अनंत तनुता पर, दोनों का योग किसके बराबर होगी, इस संपूर्ण KCl की मोलर चालकता के बराबर होगी अनंत तनुता पर। तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे अनंत तनुता पर, यहाँ अनंत लगा इसका मतलब अनंत तनुता पर, और किसकी मोलर चालकता, K+ की मोलर चालकता, तथा अनंत तनुता पर Cl- की मोलर चालकता, इन दोनों का योग ही क्या होगा, λm होगी किसके लिए, λm होगी किसके लिए, KCl के लिए। तो KCl की मोलर चालकता कितनी है अनंत तनुता पर, तो अपन कहेंगे धनायन की अनंत तनुता पर चालकता, ऋणायन की अनंत तनुता पर चालकता उनके योग के बराबर है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास में आ जाए MgCl2 आ जाए, MgCl2 के लिए बताइए आप, तो MgCl2 की इस नियम के अनुसार क्या होगी, तो नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ की मोलर चालकता उस पदार्थ में उपस्थित आयनों या अवयवों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है अनंत तनुता पर। जैसे MgCl2 की मोलर चालकता निकालनी है आपको, तो नीचे लिख देंगे आप MgCl2 की अनंत तनुता पर चालकता। तो ये किस किस के बराबर होगी, अब MgCl2 में दो प्रकार के आयन है, एक Mg और एक Cl है, तो आप ऐसे बोलोगे दोनों के योग के बराबर होगी इस नियम के अनुसार। तो अनंत तनुता पर Mg+2 आयन की चालकता तथा 2 गुणा लैम्डा Cl- की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों के योग के बराबर होगी। अब आगे 2 क्यों लगाया है, क्योंकि MgCl2 जब टूटता है तो एक MgCl2 2 Cl- आयन देता है, इसलिए 2 से आगे गुणांक को आगे लिख देना। इसी तरह से मान लो आपके पास में आ जाए CH3COOH के लिए निकालो, तो आप ऐसे लिखेंगे लैम्डा CH3COOH अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब इसमें भी 2 आयन है, एक CH3COO- है और एक H+ है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे अनंत तनुता पर CH3COO- की चालकता तथा अनंत तनुता पर Cl- की चालकता, इन दोनों का योग, सॉरी Cl नहीं H+ की मोलर चालकता, इन दोनों का योग क्या कहलाएगी, CH3COOH की मोलर चालकताओं के योग के बराबर आएगी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं Na2SO4 के लिए बताओ, ये नियम लगाओ इस नियम का, तो Na2SO4 की मोलर चालकता को लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे लैम्डा Na2SO4 की अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर लैम्डा। अब एक बात बताओ Na2SO4 कितने अन्य देता है,
2 अन्य प्लस देता है, तो आप आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना और यहाँ लिख देना अन्य प्लस की अनंत अनुता पर चालकता। SO4 एक ही आयन देता है और SO4 माइनस आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी, ऐसे निकाल सकते हो। इसी तरह से मान लो आपसे पूछ ले Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए कोलराउस का नियम लगाओ, तो ये जब आयन देगा वो कौन कौन से देगा आयन, एक तो Al+3 आयन देगा और एक देगा SO4-2 आयन देगा। SO4-2 के कितने आयन मिलेंगे, 3। Al+3 के कितने आयन मिलेंगे, 2। तो अब इन दोनों की इनकी इस पूरे पदार्थ के लिए मोलर चालकता लिखेंगे तो आप ऐसे लिखोगे Al2SO4 का होल थ्राइस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता बराबर लेमडा Al+3 की मोलर चालकता अनंत अनुता पर। अब Al+3 कितने हैं, इसमें 2 है, इसलिए आगे 2 से गुणा कर देंगे। फिर इसी तरह से SO4 की अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अब SO4-2 आयन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो आगे इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से कर देंगे। तो इन दोनों के योग के बराबर होगी धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकताओं का योग इस वैद्युत अपघट्य की कुल मोलर चालकता के बराबर होगी। यही स्वतंत्र अभिगमन का नियम है कि किसी वैद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस वैद्युत अपघट्य के अवयवों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। उस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो है उसके अवयवों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी अनंत अनुता पर। बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? यह है कोलराउस के नियम का स्वतंत्र अभिगमन का नियम।